कहानी वार्ता सुनने वाले सभी दोस्तों को आपके दोस्त विक्रम का नमस्कार। आप सब ने बहुत सहयोग दिया है। फिर भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी भी हमारे आधे से ज़्यादा लिसनर्स वो हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, मुझे बार बार कहते अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन रिक्वेस्ट है कि जब आप सुनते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, काम करने की इच्छा और बढ़ती है। खैर, आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी का नाम है वर्दी का नशा। दोस्तों, ये असल देवराज चौहान की कहानी है। असल देवराज चौहान मतलब देवराज चौहान डकैती मास्टर की डकैती की कहानी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी की बातें आखिर में। ये नई कहानी वर्दी का नशा भाग 1। जगमोहन ने चाय की दुकान में प्रवेश किया और पल भर के लिए ठिठक कर भीतर निगाह मारी। वो कोई खास साफ सफाई वाली जगह नहीं थी। लकड़ी के टेबलों के आगे पीछे मैली हो रही कुर्सियां रखी थी। चाय बनाने का गंदा हो रहा काउंटर दुकान के प्रवेश द्वार पर ही था। यहाँ सिर्फ चाय, मट्ठी, फैन, बिस्कुट ही मिलते थे। भीड़ भरे इलाके पर दुकान थी, इसलिए चाय का काम खूब चलता था। इस वक्त भीतर 4 आदमियों के अलावा 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। चाय पीते पुलिस वाले आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। बाकी के 4 आदमी एक ही टेबल पर बैठे बातों में व्यस्त थे। दुकान पर 2 छोकरे थे जो कि चाय सर्व करते थे और ऑर्डर पर दुकानों में भी चाय देकर आते थे। चाय बनाने वाला दुकान का मालिक शिवलाल तौड़े था। उसे अक्सर चाय बनाते ही देखा जाता था। इस वक्त भी शिवलाल तौड़े चाय बनाने में व्यस्त था। वो छोकरे से बोला, गिलास तैयार कर, मूलचंद के ससुराल वाले दुकान पर आए हुए हैं। उन्हें चाय पहुंचा और लाला की दुकान से 50-50 के क्रैक जैक 2 पैकेट लेकर आना, भी वहां दे आना। अर्जेंट वाला ऑर्डर है, जल्दी कर। छोकरा फौरन गिलास तैयार करने लगा। जगमोहन भरपूर निगाहों से शिवलाल तौड़े को देखने के बाद दुकान के भीतर प्रवेश कर गया और एक खाली टेबल पर बैठ बैठा। तभी वो दोनों पुलिस वाले उठे और बाहर की तरफ बढ़ गए। जगमोहन ने देखा कि पुलिस वालों ने चाय के पैसे नहीं दिए थे और शिवलाल तौड़े ने मांगे भी नहीं। जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। 5 मिनट भी नहीं बीते कि बिना कहे दूसरे छोकरे ने उसके सामने चाय का गिलास रखते ही कहा, साथ में कुछ चलेगा साहब? मट्ठी, फैन, बिस्किट? नहीं, जगमोहन ने कहा और गिलास उठाकर चाय का घूंट भरा। छोकरा अपने कामों में लग गया था। दूसरा छोकरा ट्रे में 8-10 गिलास चाय के रखे किसी दुकान पर देने चला गया था। थोड़ा सा फुर्सत में दिखा शिवलाल तौड़े। सुनो, जगमोहन ने उसे पुकारा। मेरे को बोला? शिवलाल तौड़े ने गर्दन घुमाकर जगमोहन को देखा। हाँ। चीनी और चाहिए? नहीं, तुमसे बात करनी है। शिवलाल तौड़ शिवलाल तौड़े होंठ सिकोड़े जगमोहन के पास आ गया। बैठ, जगमोहन बोला। शिवलाल तौड़े उलझन में दिखा। तेरा नाम शिवलाल तौड़े है ना? शिवलाल तौड़े के माथे पर बल पड़े। वो फौरन जगमोहन के सामने कुर्सी पर बैठता बोला, मैंने तेरे को पहली बार देखा है। तू मुझे जानता है क्या? अच्छी तरह, जगमोहन मुस्कुराया। तेरे को जानकर ही यहाँ आया हूं। अभी तक शिवलाल तौड़े के माथे पर बल थे। मेरे को जानकर ही तू यहाँ आया? तौड़े ने शब्दों को दोहराया। हाँ। क्या जाना मेरे बारे में? कभी तो एक नंबर का हरामजादा हुआ करता था। चोरी, छीना झपटी, यहाँ तक कि बलात्कार का केस भी तेरे पे दर्ज हुआ। 2-4 बार जेल की हवा खाने के बाद तू सुधर गया, परंतु पूरा नहीं सुधरा। ये दुकान तूने सिर्फ 1.5 लाख में हड़प ली, जबकि इसकी असली कीमत 70 लाख से कम नहीं है। तेरी किस्मत से यहाँ तेरा चाय का धंधा चल निकला और सब बुरे काम छोड़ दिए तूने। परंतु पुलिस की मुखबिरी करता है तू। इधर उधर से खबरें इकट्ठी करके तो पुलिस को देता है। इंस्पेक्टर चेतन नाडा का खास बना हुआ है।
शिवलाल और शिवलाल तौड़े के चेहरे पर नापसंदगी के भाव आ ठहरे। तू कौन है? ये बातें कहने दोहराने का क्या मतलब है? मैं जो करता उसमें तेरे बाप का कोई तकलीफ है क्या? मेरा बाप खुश है कि तू कुछ तो सुधरा। कौन है तेरा बाप? ऊपर वाला। वो तो सबका बाप है। तौड़े ने उसे घूरा। सही बोला तू। ऊपर वाला सबका बाप है। ऐसे ऐसे खेल खेलता है कि हम लोगों के साथ ही ऐसे ऐसे खेल खेलता है हम लोगों के साथ कि हमें पस्त कर देता है। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पर उस पर तो कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकता। चाहता क्या है तू? जरूरी बात करनी है तेरे से। अपना नाम बता। विनय बरूटा नाम है मेरा। जगमोहन बोला। कभी सुना है? सुन तो रखा होगा। नहीं, कभी नहीं सुना। जल्दी मत कर, सोच के बता कि बोला ना नहीं सुना। इतने बड़े डकैती मास्टर का नाम नहीं सुना? डकैती मास्टर और विनय बरूटा? पागल तो नहीं हो गया तू? तौड़े ने थप्पड़ मारने वाले अंदाज में मुंह बनाया। मेरे को चूतिया बनाता है? डकैती मास्टर एक ही है। वो है देवराज चौहान। विनय बरूटा का नाम तो चोरी के मामले में कभी नहीं सुना। पक्का? पक्का क्या होता है? जब मैं कह रहा हूं तो पक्का ही। तो आज से मेरा नाम विनय बरूटा भी याद रख ले। इंस्पेक्टर चेतन नाडा से मेरे बारे में पूछना। उसने जरूर मेरा नाम सुन रखा होगा। तो पुलिस का कैसा मुखबर है जिसे विनय बरूटा का नाम ना सुना? तू विनय बरूटा हो या देवराज चौहान, मुझे कोई मतलब नहीं। तौड़े उठने को हुआ। बैठा रहे। काम की बात तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की। तो अभी तक क्या कर रहा था? अपना परिचय दे रहा था। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। पिछले 10 दिन से इंस्पेक्टर नाड़ा के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। जंगल के खंडरों में खजाना जो मिला है। शिवलाल तौड़े ने उसे घूरा। सुना है वो खजाना 500 करोड़ से ज्यादा का है। आज अखबार में आया कि वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। तुझे क्या? अखबारों में लिखा है कि पुलिस के 150 जवान वहां तगड़ा पहरा दे रहे हैं। वहां के सारे इंतजाम इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा के हवाले हैं। अखबार में यह भी लिखा है कि अगले 10 दिन में खंडरों में मिली दौलत को समेटकर सरकारी खजाने में पहुंचाया जाएगा। सरकारी एक्सपर्ट अभी तक उस दौलत की कीमत का अंदाजा सही से नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि वहां से मिले उस खजाने में बेशकीमती हीरे, पन्ने, जवाहरात, मुकुट, सोने की जंजीरें और भी न जाने क्या क्या है। 15वीं सदी का है वो खजाना। वहां से जो सोने की मोहरें मिली हैं, उससे ये बात जानी गई है। तू परेशान क्यों हो रहा है? शिवलाल तौड़े ने कड़वे स्वर में कहा। तेरे को बताया ना कि मैं विनय बरूटा हूँ। हिंदुस्तान का बड़ा डकैती मास्टर। हिंदुस्तान का डकैती मास्टर देवराज चौहान है। तेरे जैसे चूहे का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। मेरे बारे में इंस्पेक्टर नाड़ा से पूछना। कहीं तेरा इरादा उस खजाने को लूटने का तो नहीं? शिवलाल तौड़े का कह उठा। सही समझा। तेरे को अच्छी तरह से पता है कि मैं पुलिस की मुखबिरी करता हूँ, और ये बात तू मुझे बता रहा है? हाँ। पागल तो नहीं है तू? तेरे से बात किए बिना मेरा काम संवरने वाला नहीं। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो कैसे? तू इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा के करीब है, और नाड़ा की ड्यूटी उस खजाने की देखभाल करने की है। उसके इलाके के जंगलों में खंडरों में से खजाना मिला है। जब तक दौलत सरकारी खजाने में नहीं पहुंच जाती, तब तक उसकी यही ड्यूटी रहेगी। फिर तू अपने बारे में सोच कि सारी उम्र चाय ही बनाता रहेगा। जिंदगी में आराम नहीं करना तूने। आराम तो तभी होगा जब बैठने की जगह पर माल दबा होगा, और माल भी तेरे पास आएगा। और माल तभी तेरे पास आएगा जब तू हाथ पांव मारेगा। शिवलाल तौड़े गंभीर दिखने लगा। मेरे से क्या चाहता है तू? तौड़े ने कहा। तेरे को बोला कि खंडरों में मिली उस दौलत को लूटने का इरादा है, लेकिन वहां पहरा तगड़ा है। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा की देखरेख में वहां हथियारबंद 150 पुलिस वाले मौजूद हैं। ऐसे में काम कैसे होगा? इस समस्या को तू हल कर दे। कैसे? इंस्पेक्टर नाड़ा से बात कर। वो सहायता करे तो। दिमाग फिर गया तेरा जो ऐसा सोच रहा है? 100 करोड़ तेरे। क्या? शिवलाल तौड़े बौखला। 100 करोड़ तेरे? सोच तो 100 करोड़ कितने होते हैं। संभाल नहीं सकेगा तू। और काम जरा सा है। नाड़ा को मेरा साथ देने के लिए तैयार करना है।
नाड़ा साथ देने को तैयार हो जाए तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तू सच में पागल है, तौड़े सूखे होठों पर जबी जीभ फेर कर बोला। थोड़ी बहुत हेरा फेरी की तो नाड़ा परवाह नहीं करता, परंतु इतनी बड़ी गड़बड़ वो कभी नहीं करेगा। मैं जानता हूं उसे। वो 100 करोड़ के बारे में सोच जो तेरे को मिलेंगे, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। इंस्पेक्टर नहीं मानेगा, तू उसे तैयार कर। शिवलाल तौड़े ने बेचैनी से पहलू बदला। तभी छोकरा पास आता बोला, साथ चाय बनानी है? तू बना ले, तौड़े ने कहा। छोकरा चाय बनाने के ठिकाने की तरफ बढ़ गया। तौड़े ने बेचैन नजरों से जगमोहन को देखा। तू इंस्पेक्टर तौड़े, तू इंस्पेक्टर नाड़ा के करीब है, तू उससे सही तरह बात कर सकता है, जगमोहन ने कहा। वो इस काम के लिए तैयार नहीं होगा, कहते हुए तौड़े ने इंकार में सिर हिलाया। उसे तैयार करने के ही तो तेरे को 100 करोड़ दूंगा, तू संभाल उसे। मुझे नोट पहले देगा? उसे तैयार कर लिया तो 2-4 लाख तुझे पहले दे दूंगा, बाकी के काम के बाद। तौड़े ने पुनः पहलू बदला। वो बहुत परेशान दिखने लगा था। क्या है तेरे दिमाग में? जगमोहन ने पूछा। मुझे लगता नहीं वो मानेगा इस काम को। तू बात तो कर, बात करने से बात बनती है। हो सकता है वो एक ही बार में मान जाए। तौड़े व्याकुल सा सिर हिलाकर रह गया। अपना मोबाइल नंबर बता। तौड़े ने नंबर बताया। जगमोहन ने नंबर को अपने फोन में नोट कर लिया। कब फोन करूं तेरे को? शाम को करना। तू नाड़ा के पास जाएगा बात करने? जगमोहन ने पूछा। पता नहीं, तू शाम को फोन करना। विनय बरूटा नाम बताया ना तूने अपना? हाँ, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तेरे लिए 100 करोड़ की कीमत रखती है, तेरे लिए 100 करोड़ की कीमत रखती है ये बात कि तू नाड़ा को मेरे काम के लिए तैयार कर ले। तेरे लिए 100 करोड़ की कीमत रखती है ये बात कि तू नाड़ा को मेरे काम के लिए तैयार कर ले। 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। दोनों हाथों से लुटाएगा तो भी खत्म नहीं होती। ये तेरे लिए अपनी जिंदगी संवारने का सुनहरी मौका है। चूक मत जाना इस मौके से। ये वक्त है कुछ करके दिखाने का। अगला दृश्य। उस जंगल के इलाके में हलचल मची हुई थी। हरा भरा जंगल था ये, और वहां फैले खाकी वर्दी वालों ने तगड़ा घेरा लगा रखा था। सब पुलिस वालों के हाथों में गनें दिखाई दे रही थी। जंगल में जगह जगह पुलिस की गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां नजर आ रही थी। दोपहर का वक्त था, परंतु जंगल होने की वजह से धूप सीधे सीधे आकर परेशान नहीं कर रही थी। तगड़ी चहल पहल थी हर तरफ। खाकी वर्दी वालों के अलावा सादे कपड़ों में वहां सरकारी आदमी भी नजर आ रहे थे। हर कोई व्यस्त सा दिख रहा था। सामने खंडर थे। कभी वहां महल जैसा या किले जैसा कुछ रहा होगा, जो कि अब पूरी तरह से टूट फूट कर बिखर कर गायब हो चुका था। मात्र जरा सा हिस्सा बचा था, जिसमें थोड़ी सी छत थी, बाकी जगह सब खाली थी। कुछ दूर तक किले का फर्श जाता भी दिखाई दे रहा था। इस तरफ लोगों का आना जाना नहीं था। जंगल में कभी कोई टहलने घूमने आ जाता था, और किले के खंडरों, दीवारों वाले हिस्से के आसपास कॉलेज के युवा जोड़े अक्सर देखे जाते थे। 10 दिन पहले ऐसा ही एक युवा जोड़ा छत वाले हिस्से में दीवार से सटकर बैठा था कि उसके पीठ पीछे से दीवार की एक ईंट निकली और पीछे ही कहीं गिर गई। ऐसे में युवक ने ये जानने की चेष्टा की कि पीछे ईंट कहाँ गिरी, जबकि वहां जगह ही नहीं थी। तब पता चला कि उस दीवार के पार नीचे सीढ़ियां जा रही हैं। उसने कुछ और ईंटें निकालकर भीतर झांका तो घुप अंधेरा ही दिखा, परंतु लड़की को बाहर खड़ी करके वो दीवार के सुराख से भीतर चला गया। सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो कुछ ही देर में उसकी आंखें अंधकार में देखने की अभ्यस्त हो गई, तो पाया कि वहां 8-10 कमरे बने हैं और हर कमरे का दरवाजा बंद है और उस पर मोटा ताला लगा है। युवक बाहर आया और लड़की के साथ वहां से चल दिया। इतना तो उसे समझ में आ ही गया था कि वहां खंडरों के नीचे तहखाने में बंद कमरों में कुछ है। उसने लड़की को जाने दिया और खुद पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा तब थाने में ही था। युवक ने इंस्पेक्टर नाड़ा को सारी बात बताई तो नाड़ा इसी वक्त कुछ पुलिस वालों को लेकर खंडर में आ पहुंचा। युवक ने रास्ता दिखाया। सारी बात सुनकर नाड़ा टॉर्च ले ही आया था। वो सब नीचे तहखाने में पहुंचे और ताले लगे कमरों को देखकर चौंके। नाड़ा को समझते देर न लगी कि किले या महल की एक गुप्त जगह रही होगी, और इन कमरों में यकीनन कुछ खास है जो ताले लगे हुए हैं। नाड़ा ने पुलिस वालों से एक ताला तोड़ने को कहा।
टॉर्च की रोशनी में सब कुछ चला। वो युवक भी वहां मौजूद था। ताला पुराना हो चुका था, फिर भी उसने वक्त लिया टूटने में। उसके बाद दरवाजा खोला गया तो नाडा ने टॉर्च की रोशनी भीतर डाली तो सब भौचक्के रह गए। टॉर्च की रोशनी में कमरे में पड़े हीरे जवाहरात, मुकुट, सोने की तलवारें, पन्ने, सब कुछ चमक उठा। उन्हें तो जरा भी आशा नहीं थी कि वहां बीते वक्त की दौलत मौजूद हो सकती है। इंस्पेक्टर नाडा ने उसी वक्त हेडक्वार्टर में खबर दी कि जंगल के खंडरों में से बहुत भारी खजाना मिला है। उसके 2 घंटे बाद वहां पुलिस के जवानों का घेरा लग चुका था। इसके बाद से नाडा 10 दिनों में से बुरी तरह व्यस्त था। रोज अखबारों में नए नए अनुमान पढ़ने को मिलते थे। जिन कमरों में ताले लगे थे उन सब के भीतर अथाह दौलत भरी पड़ी थी। पहले दिन अखबारों में कहा गया कि दौलत 100 करोड़ के ऊपर है। चौथे दिन कहा गया कि दौलत 500 करोड़ के ऊपर है। 8वें दिन बात बाहर आई कि खंडरों में मिली दौलत 1000 करोड़ से ऊपर की है। और कुछ देर पहले ही वहां मौजूद एक्सपर्ट्स की एक पार्टी ने घोषणा की कि दौलत 2000 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि कल के अखबार में ये खबर होनी थी और टीवी के समाचार चैनलों ने तो 1 घंटे में ये बात जोर शोर से कह देनी थी। कोई भी बाहर का आदमी खंडरों तक नहीं जा सकता था। उत्सुकता के नाते लोग वहां पहुंच रहे थे कि खंडरों में मिले खजाने को शायद वो देख लें, परंतु खंडरों तक कोई नहीं जा सकता था। उन्हें दूर ही रोक दिया जाता था। सिर्फ सरकारी आदमी ही खंडर तक और उसके भीतर आना जाना कर सकते थे। क्योंकि ये जंगल इंस्पेक्टर चेतन नाडा के पुलिस स्टेशन के अंडर पड़ते थे और नाडा ने ही दौलत के होने का खुलासा किया था, ऐसे में कमिश्नर ने देख रेख का जिम्मा नाडा के हवाले ही कर दिया था। नाडा बहुत सावधानी से अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। मन ही मन वो बौखलाया सा जरूर था कि खंडरों में मिलने वाला खजाना 2000 करोड़ का है। ये बात उसे कुछ देर पहले ही पता चली। खंडरों से 500 मीटर दूर वो लोग मौजूद थे जो उत्सुकता के नाते वहां आ पहुंचे थे। ऐसे लोगों को पुलिस वालों ने रोक रखा था कि वो आगे न जाएं। उन्हीं लोगों में देवराज चौहान भी शामिल था। देवराज चौहान यहाँ 4 दिन से लगातार आ रहा था, परंतु हर बार पुलिस वालों ने खंडरों से 500 मीटर दूर ही रोक लिया। किसी तरफ से उसे खंडर तक जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे रोक दिया। यानी कि देवराज चौहान अभी तक खंडरों तक नहीं पहुंच पाया था। परंतु हर रोज यहाँ से नई खबरें सुनने को मिल रही थी उसे। जैसे कि आज सुनने को मिला कि खजाना 2000 करोड़ से ऊपर का है। लेकिन देवराज चौहान तो अपने काम की खातिर 4 दिन से लगातार आ रहा था, परंतु पुलिस की चौकसी उसके कदमों को रोके हुए थे। इतना तो वो जान ही चुका था कि अभी कई दिन बाकी हैं खंडरों में मिली दौलत को सरकारी खजाने में जमा कराने में। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर चेतन नाडा तब खंडरों के पास खड़ा एक पुलिस वाले से बात कर रहा था कि मोबाइल बजा। हेलो। नाडा इंस्पेक्टर नाडा ने फोन निकालकर बात की। साहब जी नमस्कार। उधर से शिवलाल तौड़े की आवाज आई। मैं आ गया हूँ। कहाँ है तू? पुलिस की बड़ी गाड़ी के पास, 3535 नंबर की गाड़ी है। आता हूँ। तेरे लिए 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। इधर बहुत काम है। इंस्पेक्टर चेतन नाडा ने गंभीर स्वर में कहा। तो सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े से क्यों नहीं बात कर लेता? पुलिस स्टेशन में जा और ये बात आपसे ही करने वाली है, तभी तो आपको फोन किया। आता हूँ। नाडा ने कहकर फोन बंद किया और जेब में रखते दूर खड़ी नजर आ रही पुलिस की गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। गाड़ियों के पास पुलिस वाले फैले थे। वहां पर देखने वाले लोगों की भीड़ जमा थी। नाडा ने गाड़ियों के आसपास नजर मारी तो शिवलाल तौड़े खड़ा दिखा। नाडा उसके पास जा पहुंचा। तेरे को जो बात कहनी है वो फोन पर भी कर सकता था, नाडा ने नाराजगी से कहा। ये फोन वाली बात नहीं है, तभी तो दुकान लड़कों के हवाले करके आया। रोशन गाड़े को बता देता जो बताना। ये बात तो आपसे ही होनी थी। शिवलाल तौड़े व्याकुल दिख रहा था। जल्दी बोल। पता चला इधर बहुत बड़ा खजाना मिला है। शिवलाल तौड़े सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कह उठा। अपने काम की बात बोल। 1000 करोड़ से ऊपर का खजाना है। इंस्पेक्टर चेतन नाडा ने शिवलाल तौड़े को घूरा। तो यही बात करने आया ऐसा? बात तो बड़ी है साहब। शिवलाल ने मुस्कुराने की चेष्टा की। विनय बरूटा का नाम सुना है आपने? विनय बरूटा? नाडा की आंखें सिकुड़ी। अपने को डकैती मास्टर कहता है। तुम मिला उससे? मेरी दुकान पर चाय पीने आया था। शिवलाल थोड़े मुस्कुराया। सुना है इसका नाम कभी?
मैंने तो नहीं सुना। मैंने सुन रखा है, नाड़ा होंठ सिकोड़ कर बोला। ये डकैतियां करता है, पर डकैती मास्टर जैसी कोई चीज नहीं है इसमें। डकैती मास्टर तो देवराज चौहान ही है। यही यही बात मैंने उससे कही थी कि डकैती मास्टर तो सिर्फ देवराज चौहान ही। आगे बोल, विनय बरोटा क्यों आया तेरे पास? शिवलाल तौड़े तुरंत संभल कर बोला, वो जानता है कि मैं पुलिस का मुखबिर हूं और आपका तो खास हूं। फिर? नाड़ा की निगाह तौड़े के चेहरे पर टिकी थी। वो मेरे को 100 करोड़ देने को कह रहा था। तौड़े ने हिम्मत करके बात आगे बढ़ाई। 100 करोड़ तेरे को देने को कह रहा था? नाड़ा अजीब अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। हाँ, वो तेरी बहन पसंद आ गई होगी उसे, उससे शादी करना चाहता होगा। नाड़ा ने तीखे स्वर में कहा। क्यों मजाक करते हो साहब, मेरी तो बहन ही नहीं है। आगे बोल। उसने कहा कि वो मेरे को 100 करोड़ देगा अगर मैं आपको तैयार कर लूं तो। वो मेरे से शादी करना चाहता है? नाड़ा की आवाज में सख्ती का एहसास हुआ। विनय बरू विनय बरूटा खंडरों में मिली इस दौलत। सॉरी दोस्तों, मुझे ये बात सुनकर हंसी आ गई। विनय बरूटा खंडरों में मिली इस दौलत पर डकैती करना चाहता है। वो जानता है कि दौलत की सुरक्षा का भार आपके ऊपर है और आपकी सहायता के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा का हाथ झपट्टा मारने वाले ढंग में आगे बढ़ा और तौड़े की कमीज का कॉलर पकड़ लिया। शिवलाल तौड़े हड़बड़ा उठा। माई बाप, ये क्या कर चूतिए, तू पुलिस का मुखबिर है या विनय बरूटा का? मुझे बोलता है कि मैं अपनी वर्दी नीलाम कर दूं। विनय बरूटा के साथ मिलकर वर्दी से इतनी बड़ी गद्दारी करूं? थोड़ा बहुत तो चलता है, पर इतने बड़े पैमाने पर? नाड़ा वर्दी से गद्दारी नहीं कर सकता। तू तो माई बाप, मैं तो आपको खबर दे रहा था कि विनय बरूटा किस फेर में है। मैं सब समझता हूं मैं कि तू क्या कहना चाहता है। विनय बरूटा की 100 करोड़ वाली बात तेरे सिर पर सवार हो गई थी, तभी तू भागा आया मेरे पास बताने को। साले ऐसा बंद करूंगा कि कभी बाहर नहीं। साहब जी, आप तो खामखा मेरे पे लाल पीले हो रहे हो। इंस्पेक्टर नाड़ा ने उसे पीछे धकेलते हुए कमीज का कॉलर छोड़ा। शिवलाल लड़खड़ाकर थम गया। इंस्पेक्टर नाड़ा के चेहरे पर कड़वे भाव छाए हुए थे। दफा हो जा। साहब जी, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। डंडे से ठुकाई करूंगा तब दफा होगा। शिवलाल मुंह लटकाए पलटने लगा तो नाड़ा बोला, विनय बरूटा आएगा तेरे पास? नहीं, मेरा मोबाइल नंबर ले गया है वो, उसका फोन आएगा। उस हरामी से कह देना कि इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा के होते हुए यहां से एक पैसा भी हिलने वाला नहीं है, और तेरी खबर तो मैं बाद में लूंगा। शिवलाल तौड़े वहां से फौरन चलता बना। उखड़े भाव समेटे इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा पलटा तो देवराज चौहान पास आता कह उठा, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, अब तुझे क्या चाहिए? तीखे स्वर में कहते हुए नाड़ा ने देवराज चौहान को देखा। मैं नया भारत अखबार का रिपोर्टर सुरेंद्र पाल हूँ। आपने मुझे टीवी पर अक्सर देखा होगा। देवराज चौहान बोला। टीवी देखने का वक्त ही कहाँ मिलता है। इंस्पेक्टर नाड़ा कुछ नरम पड़ा। तुम्हारा कैमरा कहाँ है? कैमरामैन जरा उधर व्यस्त है, उसे भी मैं बुला लेता हूँ। तब तक आप ये बताएंगे कि खंडरों में कितने कमरे मिले हैं? 9 कमरे। सब पर ताला लगा हुआ था? हाँ। अब सब कमरों के ताले तोड़कर उन्हें भीतर से देख लिया गया है? 9वें कमरे का ताला 2 घंटे पहले ही खोला गया है। उसमें भी दौलत है? हाँ। दौलत को जांचने वाले एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा की दौलत है। क्या उस 9वें कमरे की दौलत को भी जोड़ लिया गया है या अभी उसे जोड़ना बाकी है? 9वें कमरे की दौलत को नहीं जोड़ा गया है, जबकि सबसे ज्यादा दौलत 9वें कमरे में ही है। वो बड़ा कमरा है। नाड़ा बोला। दौलत किस रूप में मिली है? हीरे, पन्ने, जवाहरात, मुकुट, सोने की जंजीरें, हीरे जड़ित सोने के सिंहासन, इस तरह की ढेरों चीजें हैं। 9वें कमरे को मिलाकर कितनी दौलत हो जाएगी कुल? ये बात तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। मेरा काम तो यहाँ की सुरक्षा देना है। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा ने मुस्कुरा कर कहा। यहाँ इतनी बड़ी दौलत है, कोई भी उसे लूटने की चेष्टा कर सकता है। कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा सोचेगा। नाड़ा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। यहाँ दिन रात पुलिस वालों का सख्त पहरा रहता है। अब तो यहाँ रात को लाइट का भी इंतजाम कर लिया गया है, और जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। वैसे मुझे लगता नहीं कि इतने हथियारबंद पुलिस वालों के होते कोई इस दौलत पर हाथ डालना चाहेगा। तभी दूर से एक पुलिस वाले ने इशारे से नाड़ा को बुलाया।
मैं चलता हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा है। टीवी में मेरा नाम ही देना, दोबारा मत आना। दोबारा आना तो कैमरा लेकर आना, वरना मत आना। कहने के साथ ही नाड़ा तेजी से वहां से चला गया। देवराज चौहान वहीं खड़ा सोच भरी निगाहों से नाड़ा को जाते देखता रहा। फिर उसकी निगाह इधर उधर फिरने लगी। वो अपना रास्ता तैयार करने की चेष्टा में था, परंतु कहीं भी गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। अगला दृश्य। शाम के 6 बज रहे थे। शिवलाल तोड़े दुकान बंद करने की तैयारी में था। लड़कों ने सारा सामान दुकान में धकेल दिया था। शाम 4-5 बजे के बाद चाय का काम खत्म हो जाता था। आज तोड़े का मूड ऑफ था। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा ने ऐसी डांट लगाई थी उसे कि वो परेशान हो उठा था। सोच रहा था कि 100 करोड़ हाथ से निकल गया। नाड़ा मान जाता तो बढ़िया हो जाता। तभी उसका मोबाइल बज उठा। हेलो, तोड़े ने बात की। मैं विनय बरूटा, जगमोहन की आवाज आई। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा से बात कर ली? तुमने तो आज मेरी किरकिरी करा दी यार, तोड़े उखड़े स्वर में बोला। क्यों? साले ने मेरी बात सुनते ही मेरी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। हत्थे से उखड़ गया था कमीना। मैंने तेरे को पहले ही बताया था कि वो इतनी बड़ी गड़बड़ के लिए तैयार नहीं होगा। अरे कहता क्या है? बोलता है मेरे होते यहां से कोई एक पैसा भी नहीं ले जा सकता। वो दिखावा कर रहा था या सच में कड़क है? दिखावा करता तो नहीं दिखा। और रिश्वतें भी लेता है। मैंने कई बार रिश्वत की रकम उस तक पहुंचाई है। उस इंस्पेक्टर का फोन नंबर दे मुझे। क्यों? मैं बात करता हूं तो मेरे को बीच से निकाल रहा है? निकाल नहीं रहा। तेरा 100 करोड़ पक्का, अगर वो तैयार हो गया तो। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तैयार हुआ कि नहीं? मैं तेरे को फोन करके बताऊंगा। गद्दारी तो नहीं करेगा? क्या बात करता है यार, तू विनय बरूटा से बात कर रहा है? तौड़े ने इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा का नंबर बता दिया। अगला दृश्य। खंडरों में वही चहल पहल थी। शाम हो चुकी थी। इंस्पेक्टर नाड़ा हर वक्त व्यस्त रह रहा था। कभी खंडरों में चला जाता तो कभी बाहर मौजूद पुलिस वालों को चेक करता कि वो ठीक खड़े हैं। कोई बाहर का आदमी तो वहां तक नहीं पहुंच गया। इस वक्त नाड़ा खंडरों से बाहर निकला ही था कि एक पुलिस वाला हाथ में कॉपी थामे पास गया। सर, इस पर साइन कर दीजिए। वो पुलिस वाला कॉपी खोलता कह उठा। क्यों? दोपहर के खाने का बिल है। नाड़ा ने पेन निकाला और कॉपी के खुले पेज पर साइन कर दिया। साथ ही बोला, ये 220 आदमियों के खाने का बिल है। लिखा है इसमें। हम पुलिस वाले तो 150 ही हैं। बाकी सरकारी लोग भी हैं। वो मुझे ऊपर से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि बाकी के लोगों के खाने का बिल पुलिस डिपार्टमेंट देगा। नाडा ने कहा। तो क्या करें सर? अभी चलने दो, मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। पुलिस वाला चला गया। इंस्पेक्टर नाडा ने कमर पर हाथ रखे हर तरफ फैले पुलिस वालों पर नजर मारी। उसी पल उसका मोबाइल बज उठा। हेलो, आज श्वेता का जन्मदिन है, घर नहीं आना क्या? उधर से उसकी पत्नी की आवाज आई। 10 दिन से घर नहीं आए। मेरा भी आप पर कोई हक बनता है कि नहीं? तुम तो जानती हो मेरा इस वक्त कितनी मेरी सख्त ड्यूटी है। आपने खजाना देखा है? अरे दिन में 10 बार देखता हूँ। नाड़ा ने गहरी सांस ली। भीतर बिखरा पड़ा है और मैं उसे लकड़ी की पेटियों में पैक किया जा रहा है साथ साथ। बहुत खुली जगह इन कमरों के पार। मेरे लिए भी तो कुछ ला दो। उधर से उसकी पत्नी ने कहा। तुम्हारे लिए? हाँ, कोई हीरा या पन्ना या हार। क्यों मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती हो? मतलब कि आप मुझे प्यार नहीं करते? तेरे को नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? इंस्पेक्टर नाड़ा मुस्कुरा पड़ा। तो ला नहीं सकते क्या? एक चीज लाऊंगा, छोटी सी, जो मेरी जेब में आ जाए और कोई मुसीबत भी खड़ी ना हो। ठीक है, पर कोई अच्छी सी चीज लाना। की जो हाथ लगा वो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ये दुकान नहीं है कि चीज लाऊं। समझ गई, जो भी हाथ लगे लाना जरूर। नाड़ा ने फोन बंद किया और जेब में रखा कि पुनः बजने लगा फोन। क्या है? इंस्पेक्टर नाड़ा ने फोन निकालकर झल्लाते हुए कान से लगाकर कहा। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा। दूसरी तरफ से जगमोहन का शांत स्वर कानों में पड़ा। नाड़ा संभला। कौन? विनय बरूटा। जगमोहन का शांत स्वर था। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तौड़े को मना कर दिया। उसका दिल टूट गया है कि 100 करोड़ उसके हाथ से निकल गए।
मेरी बात मान लेने में तुम्हें बहुत फायदा है। तुम मेरा साथ दो, डकैती मैं करूंगा, सारा खजाना हमारा होगा, माल हम आधा आधा ईमानदारी से बांटेंगे। बकवास बंद करो, नाड़ा ने झल्ला कर कहा। तुम मेरी वर्दी खरीदने की कोशिश कर रहे हो। देखने में ये कपड़े की वर्दी है, पर हकीकत में ये मेरा ईमान है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कभी रिश्वत नहीं ली? बहुत बार ली है। तब तुम्हारा ईमान सामने नहीं आया। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ मैं नहीं कर सकता। वर्दी को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। बेवकूफ, ये बहुत बड़ी दौलत का मामला है। तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी ऐश करेंगी। मैं इतनी बड़ी दौलत हजम नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा गंभीर था। दोबारा मुझे फोन मत करना विनय बरूटा। इस मामले में मैं बिकाऊ नहीं हूं। ये दौलत सरकार के खजाने में ही जाएगी। तेरा बाप पागल तो नहीं था इंस्पेक्टर? एक बार मेरे हाथ लग जा, तब इस बात का जवाब जवाब देने की जल्दी मत कर। आराम से सोच। मैं कल तेरे को फोन करूंगा। बात मानने वाली होती तो मैं मान चुका होता। नाड़ा ने कहने के साथ ही फोन बंद कर दिया। चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव लहरा रहे थे। फिर बड़बड़ा उठा। इस मामले में मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा। वर्दी का फर्ज भी तो निभाना है, और ऐसा फर्ज पूरा करने का मौका कभी कभी मिलता है। इतना माल तो मैं हजम कर ही नहीं पाऊंगा। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े ने खूंटी से पैंट उतारी और पहनने लगा। वो 40 वर्ष का सांवले रंग का सेहतमंद व्यक्ति था। 20 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ था। सब इंस्पेक्टर के रूप में ही पुलिस की नौकरी शुरू की थी और आज भी सब इंस्पेक्टर ही था। पार्वती के साथ शादी को 15 साल हो गए थे, परंतु औलाद नहीं थी कोई। 35 की हो गई थी पार्वती भी, परंतु 28 से ज्यादा की न लगती थी। वो सांवले रंग की तीखे नैन नक्श वाली थी। उसे रोशन गाड़े से शिकायत थी तो सिर्फ यही कि उनका बच्चा नहीं हो सका। इस मामले में गाड़े बेपरवाह सा रहता था। रोशन गाड़े ने वर्दी पहनी, कमीज के बटन बंद किए और ऊंचे स्वर में बोला, नाश्ता तैयार हो गया पारो? 10 बज रहे हैं, जल्दी कर। ला रही हूँ रोमियो। किचन से पार्वती की आवाज आई। रोमियो? रोशन गाड़े ने मुंह बनाया। साली को कितनी बार समझाया कि पारो के साथ देवदास का नाम लगता है, रोमियो का नहीं। पता नहीं से कब कब अकल आएगी। तभी पार्वती 2 प्लेटें थामे भीतर पहुंची और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखती बोली, ये लो, आज पराठे बनाए हैं, दही के साथ खाना, मजा आ जाएगा। सब इंस्पेक्टर गाड़े फौरन डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर आ बैठा। तुम नहीं खाओगी? तुम खाओ और जाओ, मैंने कोई ड्यूटी पर थोड़ी जाना है। पार्वती भी कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारी ये सब इंस्पेक्टर की वर्दी देख देख कर मैं तंग आ गई हूँ। इंस्पेक्टर वगैरह कब बनोगे? क्या जरूरत है? पराठा खाते गाड़े मुस्कुराया। अरे, इंस्पेक्टर का रोब होता है, तनख्वाह भी ज्यादा। मेरे को तनख्वाह की चिंता क्यों होने लगी? गाड़े मुस्कुरा रहा था। कितनी तनख्वाह है मेरी? 26,000। और तेरे हाथ पर महीने का क्या रखता हूं मैं? 2 लाख तो ले ही आते हो। फिर इंस्पेक्टर बनने का क्या फायदा? इंस्पेक्टर बनकर महीने का 2 का 10 लाख लाओगे? तेरा पेट खराब हो जाएगा 10 लाख से। 2 लाख ही बहुत है। हजम करती रहे। इंस्पेक्टर पर सबकी नजर रहती है कि वो क्या कर रहा है। बड़ा ओहदा है, परंतु सब इंस्पेक्टर पर कोई नजर नहीं रखता। फंसने के चांस कम होते हैं। रोशन गाड़े समझाने वाले स्वर में बोला, ऐसे में थोड़ा खाओ और सारी उम्र खाते रहो। बाजू के बैंक वाला लॉकर भर गया है, पार्वती बोली। 7 लाख घर में ही रखा है। नकदी घर में मत रखा कर, तेरे को कितनी बारी बोला है। तो क्या करूं? किसी दूसरे बैंक में एक और लॉकर ले ले। नोटों को ठिकाने लगाने की समझ नहीं आई अभी तक तेरे को? तू साथ चलता है किधर? दूसरे बैंक में नया लॉकर लेने को? नौकरी के काम छोड़कर मैं तेरे साथ लॉकर लेने चला जाऊंगा बैंक में? गार्ड ने मुंह बनाया। मुझे देखकर तो बैंक वाले यही सोचेंगे कि रिश्वत के नोट खाने के लिए बैंक में लॉकर ले रहा है। ऐसे कामों में मेरे को मत घसीटा कर। जरा जरा से काम तो खुद कर लिया कर। बात अधूरी रह गई गाड़े की। मोबाइल बजने लगा। पराठा छोड़कर गाड़े ने जेब से मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा। साहब का फोन है, तू चुप रहना, गाड़े ने पार्वती से कहा। फिर बात की फोन पर। यस सर। क्या कर रहे हो? अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे? दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा था। सर,
मैं चंपा से बयान ले रहा हूँ। कल उसने बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई। चंपा के साथ नहीं, उसकी बेटी कृष्णा के साथ बलात्कार हुआ था। वही सर, माँ बेटी दोनों का बयान ले रहा हूँ। गार्डन ने जल्दी से कहा। तुम रात से ही पुलिस स्टेशन में नहीं हो, क्या करते फिर रहे? रात में गश्त पर था। कुछ तबीयत बिगड़ गई तो चांदना हलवाई के बाहर बड़े बड़े बेंच पर लेट गया। चंपा और कृष्णा के बयान लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो। मुझे वापस खंडरों में भी जाना है। यस सर। बातचीत बंद हो गई। फोन जेब में रखता उखड़े स्वर में गाड़े कह उठा, साला 1 मिनट का चैन नहीं है, घर आने का भी वक्त नहीं मिलता। ये नौकरी छोड़ दो। चुप कर। बढ़िया नोट बन रहे हैं और तू नौकरी छोड़ने की सलाह दे रही है। औलाद तो है नहीं कि नोट उसके काम आते। बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे। और रोमियो, रोमियो नहीं, देवदास। पारो के साथ देवदास लगता है। तो मेरी पारो है। गाड़े ने झल्ला कर बोला। रोमियो हो या देवदास, पार्वती ने नाराजगी से कहा, तुम अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर सके। मैं नहीं कर सका? और क्या, तुम ही तो। बच्चा पैदा करने के लिए जो करना होता है वो मैं 15 सालों से कर तो रहा हूं। तो फिर बच्चा क्यों नहीं हुआ, ये तुम जानो। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, चेकअप करवाते हैं, पता चले कि कहाँ गड़बड़ है। तेरे को कभी मेरे में कमजोरी दिखी? नहीं। तो फिर अपना चेकअप करा कि। मैं बच्चा पैदा करने से वास्ता रखती बात कर रही। भाड़ में जा तू। गाड़े बिगड़े मूड के साथ उठ खड़ा हुआ। नहीं होता बच्चा तो मत हो। मेरे पास करने को और बहुत काम है। तेरे को हर वक्त बच्चे की लगी रहती है। तो क्या करूं? तुम तो ड्यूटी पर चले जाते हो, 3 3 दिन बाद लौटते हो। मैं अकेली। दरवाजा बंद कर ले। गाड़े मोटरसाइकिल की चाबियां उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। आजकल चोर इस बात की परवाह नहीं करते कि ये घर पुलिस वाले का है। उन्हें तो बंद दरवाजा खुला मिलना चाहिए। दूसरे बैंक में लॉकर ले और घर में पड़ा पैसा वहां रख। आजकल पुलिस वालों के घरों पर छापे बहुत पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ हो गया तो अगला पिछला सारा माल बाहर सामने आ जाएगा। समझी कि नहीं? समझी। ले लूंगी लॉकर, पार्वती ने बेमन से कहा। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पार्वती वहीं बैठी रही। चेहरे पर नाखुशी के भाव थे। फिर बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आई और उसके दूर जाने की आवाज आती रही। पार्वती गहरी सांस लेकर उठी कि दरवाजा बंद कर सके, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। फोन किचन में रखा था। किचन में पहुंचकर फोन उठाया उसने। हेलो। मैं हूं रानी। दूसरी तरफ से युवक की आवाज आई। पार्वती के चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। कैसा है रे पप्पू? पार्वती ने अदा के साथ पूछा। मैं इधर ही हूँ, तेरे घर के बाहर। 2 दिन से तेरे को मिला नहीं, बहुत मन था तुझसे मिलने का। पर इधर पल्सर खड़ी देखी तो समझ गया तेरा आदमी घर पर है। तभी वो बाहर निकला और चला गया। बोल आऊं क्या? आजा। पार्वती के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। वो आएगा तो नहीं? उधर से पप्पू पासवान की आवाज आई। नहीं। पर तेरा मन तो है ना, कहीं तेरा आदमी, तेरा मन भर गया हो। तेरे से प्यार करके मन भरता है। अब तो तेरी आदत पड़ गई है पप्पू, पार्वती ने प्यार से कहा। अभी आया रानी। दरवाजा खुला ही है, कहकर पार्वती ने मोबाइल बंद करके रखा और ड्राइंग रूम में आ गई। सामने खुला दरवाजा था। 2 मिनट भी नहीं बीते कि 20 22 वर्ष के युवक ने भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों की नजरें मिली। पार्वती ने बाहें फैला दी। युवक आगे बढ़ा और पार्वती को बाहों में ले लिया। पार्वती ने भी उसे भींच लिया। दोनों मिनट भर एक दूसरे को जकड़ते रहे। ये पप्पू पासवान था। रानी, मुझे भी तेरी आदत पड़ गई है, पप्पू पासवान मस्ती भरे स्वर में कह उठा। सच में? कसम से। 6 महीने हो गए, बच्चा नहीं ठहरा अभी। पार्वती के स्वर में भी मस्ती आ गई थी। ठहरेगा, जरूर ठहरेगा, पप्पू उसके कूलों पर हाथ फेरता हुआ बोला। इधर कमरे में चल, वहां कोशिश करते हैं ठहराने की। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर रोशन गाड़े पीले रंग की पल्सर बाइक पे सड़क पर मध्यम गति से जा रहा था। उसकी खाकी वर्दी चमक रही थी। सिर पर हेलमेट की अपेक्षा वर्दी की कैप पहन रखी थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। सड़क किनारे उसने पल्सर रोकी और मोबाइल निकालकर बात करने से पहले स्क्रीन पर आया नंबर देखा, जो कि उसे समझ में नहीं आया। हेलो। गाड़े ने बात की। साहब जी सलाम। अमलेश कमती बोल रहा हूँ। कमती तू? रोशन गाड़े बोला। कहाँ था? 2 महीने से तेरा एक भी फोन नहीं आया।
अब आ गया हुजूर, नोटों का मामला है। अमलेश कमती की आवाज कानों में पड़ी। बोल। वो चंपा की बेटी कृष्णा है ना, जिसके साथ कल बलात्कार? हाँ, कल रात को मैंने उसका बयान लिया। उसी मामले में मिलना है हुजूर, सिर्फ 2 मिनट का काम है आपकी छत्र छाया में। नोट हैं हुजूर, तभी तो। चंदौली चौक पहुंच 15 मिनट में। आधे घंटे में पहुंचा साहब जी। गार्डन ने फोन काटा, जेब में रखने लगा कि पुनः बज उठा। हेलो। रोशन गार्डन ने बात की। साहब जी नमस्कार। उधर से आवाज आई। तेरे पास ही आ रहा हूँ हरिराम। सोचा 11:30 बज गए, कहीं साहब जी भूल ना गए हूं कि। मुझे 12:30 भी बज जाएं, तब भी तेरे को उधर ही रहना है। तूने पार्टी का काम निपटाना है। काम तो हो ही जाएगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गार्डन ने फोन से नया नंबर मिलाया। बात हो गई। हेलो। इस वक्त तू कहाँ है लंबू? ओह मेरे मालिक, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। कहाँ हाजिर होना है? छोटा सा काम है तेरे लिए। तो हुजूर से मिलने कहाँ आऊं? जहां 15 दिन पहले मिले थे। कितने बजे? 2 घंटे बाद। तुम वहीं पर रहना, बेशक मुझे आने पर देर हो जाए तब भी। शाम तक वहीं टिका रहूंगा हुजूर जी। रोशन गार्डे ने फिर फोन मिलाया। बात की। बंटी, गार्डे ने कहा, तेरे लिए काम है। हुक्म दीजिए। कहाँ पर है? घर पर। घर की गली से बाहर आ जा, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कहकर गार्डे ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। बंटी 20 वर्ष का युवक था। इस वक्त पैंट कमीज पहने सड़क के किनारे खड़ा वहां से निकलते वाहनों को देख रहा था। पीछे गली थी जहां वो माँ बाप के साथ रहता था। तभी पीली पल्सर उसके पास आकर रुकी। बंटी मुस्कुराकर बोला, आज तो साहब जी वर्दी में खूब जच रहे हैं। मैं तो हमेशा ही जचता हूँ, गाड़े बोला और उतरकर पल्सर को स्टैंड पे लगाया। पीछे लगा बक्सा खोलकर वहां रखे कागजों को चेक करने के बाद एक कागज निकाला और बक्सा बंद करके कागज बंटी की तरफ बढ़ाया। ये ले, इस पर होंडा सिटी कार का नंबर लिखा है। नई कार है, परसों ही शोरूम से बाहर आई है। सिल्वर कलर की है। माटुंगा में पाटिल स्वीट्स के पीछे वाली गली में शाम को 5 बजे के बाद खड़ी होती है। इस कार का सत्यानाश करना है। इस तरह कार पर तोड़फोड़ करनी है कि वो कभी ठीक ना हो सके। बंटी ने कागज थाम कर उसका नंबर लिखा देखा। चक्कर क्या है साहब जी? कार का मालिक पड़ोसी के घर के बाहर कार खड़ी कर देता है। पड़ोसी गुस्से में है कि उसके घर के सामने कार क्यों खड़ी करता है। मना करने पर भी नहीं मान रहा। होंडा सिटी की अकड़ दिखाता है। समझ गया सब कुछ साहब। बंटी मुस्कुराया। कुछ माल पानी हो जाए तो। गार्डन ने जेब से 500 के 4 नोट निकालकर उसे दिए। बस साहब 2,000। इस काम के लिए तो 4-5 छोकरे इकट्ठे करने पड़ेंगे। पिलानी पड़ेगी उन्हें। ये सब तो खर्च हो जाएगा। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। बंटी मुस्कुराया। अब तू लालच करने लगा है, गाड़े ने मुस्कुराकर कहा और उसे 500 के 2 नोट और दिए। साहब जी कभी तो दिल खोल कर दिया करो। इस काम के उस मकान वाले ने मेरे आदमी को 4,000 दिए हैं, उसमें से 3,000 तेरे को दे दिए। मुझे अपने आदमियों का खर्चा भी देना होता है। उन्हें अपनी तनख्वाह से दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है साहब जी, आज शाम को ये काम हो जाना चाहिए। गाड़े पल्सर को स्टैंड से उतारता बोला, हो जाएगा। आप कोई बड़ा काम दीजिए करने को, ज्यादा नोटों वाला। वो भी दूंगा, ये काम तो निपटा। गाड़े ने पल्सर स्टार्ट की, उस पर बैठा और आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। रोशन गाड़े को अमलेश कमती तय जगह पर मिला। कमती हमेशा गाड़े के लिए नोट देने वाले मुर्गे पकड़कर लाता था। ऐसे में उसे अपना खास बना रखा था गाड़े ने। कमती के साथ 22-23 वर्ष का युवक भी था। ये मुलाकात मुलाकात भी सड़क किनारे ही हुई। पास से भारी ट्रैफिक जा रहा था। गाड़े ने युवक को देखा, फिर कमती से बोला, बोल। साहब जी ये राजन है। इसी ने चंपा की बेटी कृष्णा से बलात्कार किया था कल। गाड़े ने कठोर निगाहों से उस युवक को देखकर कहा, इसकी तो मुझे तलाश थी। अच्छा हुआ जो तू इसे पकड़ लाया। राजन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अमलेश कमती हाथ जोड़कर कह उठा, साहब जी अपनी पहचान वालों का छोकरा है, जाने दीजिए। चंपा से समझौता हो गया है। कैसा समझौता? गाड़े ने तीखे स्वर में कहा। 20,000 में वो चुप हो गई है। 20,000? हम्म। कल शाम मैंने उसका बयान लिया है। बयान पर उसके साइन और अंगूठा है, गवाह है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर राजन का नाम लिया है कि कृष्णा इसके घर में
काम करने गई और इसने बलात्कार कर। बोला तो समझौता हो गया साहब जी। कमती बोला, इसका बाप बिजनेसमैन है, मेरे को जानता है। मेरे से बोला कि उसके छोकरे को बचा लूं, फिर से कोई हरकत नहीं करेगा। पुलिस की रजामंदी के बिना समझौता नहीं हो सकता। काड़े ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। तो अपनी रजामंदी दे दीजिए। कैसे दूं? गाड़े बातों के दौरान आसपास भी देख रहा था। कमती घबराए राजन से कह उठा, पकड़ा दे साहब को, माफी मांग ले, दोबारा गड़बड़ मत करना। राजन ने फौरन कमीज के भीतर हाथ डालकर छोटा सा लिफाफा निकाला और गाड़ी की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? इसके बाप ने रजामंदी के लिए 1,10,000 दिया है। 1,10,000? गाड़े ने कमती को देखा। ले लो साहब जी, वो कमजोर बिजनेसमैन है, ये भी मैंने उससे निकलवाया है। फिर अमलेश कमती ने राजन से कहा, जा यहाँ से, और दोबारा कभी गड़बड़ की तो साहब जी तेरे साथ तेरे बाप को भी जेल में ठूस देंगे। युवक ने गाड़े के पैरों को हाथ लगाया और फौरन खिसक गया वहां से। तूने कम में सौदा किया कमती, गाड़े बोला। जितना तेल हो उतना ही बाहर आता है। मेरा 10,000 ऊपर का मुझे दे दीजिए। गाड़े ने लिफाफे से 10,000 निकालकर उसे देते कहा, मोटा मुर्गा ढूंढा कर, करता तो वही हूं। कमती नोटों को लेकर जेब में डालता कह उठा, पर कभी पतला मुर्गा भी हाथ में आ जाता है। गाड़े ने नोटों वाला लिफाफा पल्सर के बक्से में रखा और वहां से चल पड़ा। अगला दृश्य। रोशन गाड़े ने सड़क किनारे खड़े आदमी के पास पल्सर रोक दी। साहब जी नमस्कार, वो आदमी बोला। पहले से सेहत बन गई है तेरी हरिराम? बस ऐसे ही, हरिराम मुस्कुराया। गाड़े पल्सर से उतरा और बक्से को खोलकर कागजों में से एक तस्वीर निकाली। ये ले, पीछे पता लिखा है, नाम लिखा है, इस लड़के की नाक काटनी है। 20 वर्ष के युवक की तस्वीर थी वो। नाक काटनी है? ये क्या मामला हुआ? खुंदकबाजी है। इसने 3 बार दूसरे की पतंग काट दी। साथ में ढोल वाला खड़ा कर रखा था। जब भी पतंग कटता तो जोरों से ढोल बजाता। पास खड़े लड़के शोर डालते। जिसकी पतंग कटी उसके भाई को ये सब पता चला तो वो गुस्से में आ गया। उसने मेरे आदमी को फोन किया और उसकी नाक काटने का काम दे दिया। ये तो अजीब बात है। नाक काटने से आसान है गला काटना, हरिराम ने कहा। पार्टी ने जैसा कहा है वैसा ही काम करना है। काम हो जाएगा। और गाड़े ने जेब से नोट निकाले। 500 के 10 नोट उसे दिए। 5,000 हैं, ज्यादा दे रहा हूं इस बार। ये काम निपटा, परसों एक और काम दूंगा। हरिराम ने नोटों को जेब में रखते सिर हिला दिया। अगला दृश्य। रोशन गाड़े ने पल्सर को एक गली के बाहर रोका, उसे लॉक किया, फिर पीछे लगा बक्सा खोल कागजों में से एक लिफाफा निकाला और बक्से के भीतर से ताला निकाल कर बक्से को लगा दिया। उसके बाद सामने के दुकान वाले के पास पहुंचा। वो गाड़े को ही देख रहा था। पल्सर खड़ी है मेरी, ध्यान रखना, समझा? तेरी जिम्मेवारी है, कोई इसे ले ना जाए। रोशन गाड़े बोला। जी। दुकान वाले ने तुरंत सिर हिलाया। गाड़े वहां से हटा और सामने की गली में प्रवेश कर गया। सफेद रंग का छोटा सा लिफाफा हाथ में रखा था, जिसमें एक कागज जैसा कुछ था। गली में और लोग भी आ जा रहे थे। वो वर्दी पहने शान से चल रहा था। गलियों के 2-3 मोड़ काटकर वो 50 गज के एक मकान के सामने रुका, फिर भीतर प्रवेश कर गया। गेट के भीतर थोड़ी सी खाली जगह थी। फिर सामने कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। गाड़े बिना रुके खुले दरवाजे के भीतर प्रवेश करके ठिठक गया। सामने ही सामान्य सा दिखने वाला आदमी बेड पर लेटा था। लुंगी बनियान पहन रखी थी। उम्र 45 की रही होगी। छत पर लटकता पंखा तेज रफ्तार से चल रहा था। उस आदमी ने गाड़े को देखा, फिर मुस्कुरा पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, वो उठ बैठा। आज मेरी याद कैसे आ गई? गाड़े ने कुर्सी खींची और बैठता हुआ कह उठा, तबीयत कैसी है तेरी? ठीक है, क्यों? पिछली बार तेरी तबीयत खराब थी जब तूने मेरा बताया काम किया, याद है? काम तो कर दिया था मैंने, अब तबीयत ठीक है ना? हाँ। कोई काम है क्या? करेगा? नोट सही मिलेंगे तो करूंगा। देख आजकल गली के छोकरे भी ये काम करने लगे हैं। 1,000-500 में वो किसी को भी उड़ा देते हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही, कंपटीशन बहुत हो गया। इतना भी नहीं हुआ है जितना कह रहे हो, वो बोला। 20,000 दूंगा, गाड़े ने कहा। पार्टी ने 25 दिए हैं, 5 मेरा मेहनताना।
तुम 5,000 में सब्र करने वाले हो नहीं? 20,000, हाँ बोल नहीं तो मैं जाऊं। गाड़े का स्वर शांत था। ठीक है, उसने कहा। किसे साफ करना? तभी रोशन गाड़े का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर आया नंबर देखकर बात की। यस सर। तुम अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे? क्या कर रहे हो तुम? उधर से इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा का स्वर, नाराजगी भरा स्वर सुना। तुम्हारे लिए यह काम पड़े हैं। मैं क्या तुम्हें बार बार फोन? रास्ते में हूं सर, आ रहा हूं। वो चंपा ने देर लगा दी। उनका बलात्कारी से समझौता हो गया। ऐसे कैसे समझौता हो सकता है? यह मामला पुलिस का है। सर, पुलिस के साथ भी समझौता हो गया है। पक्का? यस सर। पार्टी कमजोर थी पर मैंने जैसे तैसे समझौता कर लिया। पुलिस स्टेशन आते ही सबसे पहले मेरे पास आना। यस सर। बात खत्म हो गई। गाड़े ने मोबाइल बंद करके जेब में रखा। वो आदमी गाड़े को ही देख रहा था। गार्ड ने हाथ में पकड़ा लिफाफा खोला और उसमें से 5x7 की 2 तस्वीरें निकाली और उसे दी। तस्वीरों को अच्छी तरह देख ले। 25 वर्ष की उम्र है इसकी। पीछे इसका पता लिखा है। उसने तस्वीरों को देखने के बाद कहा, दोनों तस्वीरें एक ही युवक की हैं? हाँ। इसे खत्म करना है, गार्ड ने शांत स्वर में कहा। मामला क्या है? क्यों जानना चाहते हो? ये जानकर दिल को तसल्ली रहेगी कि मैं इसे क्यों मार रहा हूं। इसकी हत्या की सुपारी उस लड़की ने दी है जिसके साथ 6 सालों से इसने शारीरिक संबंध बनाए हुए थे। दोनों ने शादी करनी थी, परंतु ऐन मौके पर लड़के ने धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। गार्ड ने बताया। उसने सिर हिलाया। तस्वीरें बेड पर रख दी। गाड़े को देखा। गाड़े ने पैंट की छोटी जेब से 500 के नोट निकाले और गिनकर उसे दिए। पूरे 20,000 हैं। नोट उसने ले लिए। काम कब तक होगा? 7 दिन के भीतर हो जाएगा, वो बोला। चलता हूं। गाड़े उठा और बाहर निकलता चला गया। अगला दृश्य। रोशन गाड़े पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे। पुलिस स्टेशन में रोज की तरह गहमा गहमी थी। गाड़े ने भीतर प्रवेश किया तो सामने से आता हवलदार कह उठा, इंस्पेक्टर साहब आपको बहुत बार पूछ चुके हैं। वो सुबह से ही थाने में मौजूद हैं। मैं उन्हीं के बताए काम करने गया था, वो भूल गए होंगे, गाड़े ने कहा और आगे बढ़ गया। वहां दिखने वाले पुलिसमैनों से उसकी दुआ सलाम हो रही थी। एक कमरे में शोर हो रहा था। 2 पार्टियां झगड़ रही थी कि पहले झगड़ा दूसरी पार्टी ने शुरू किया। थाने में ये सब आम होता रहता था। रोशन गार्डन ने इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा के ऑफिस में प्रवेश किया। देर हो जाने की मैं माफी चाहता हूँ सर, गाड़े अटेंशन खड़ा होता बोला। 55 वर्षीय इंस्पेक्टर चेतन नाड़ा ने गाड़े को घूर कर देखा। तुम आधा दिन बर्बाद कराए हो। सॉरी सर। उसकी वर्दी पर निगाह मारते इंस्पेक्टर नाड़ा ने चुपते स्वर में कहा, घर गए थे? गाड़े सबका आया। तुम्हारी वर्दी बता रही है कि तुम घर गए। रात भी घर में बिताई और मुझसे कहा कि रात तुम। इमरजेंसी थी सर, गाड़े ने गंभीर स्वर में कहा। पड़ोसी ने फोन करके बताया कि मेरी पत्नी बेहोश होकर गिर गई है, पर जब मैं घर पहुंचा तो उसे होश आ गया था। 2 घंटे वहां रहा। इस दौरान प्रेस की दूसरी वर्दी पहन ली। मेरे सामने झूठ मत बोला करो, नाड़ा ने कहा। सॉरी सर। गाड़ी अटेंशन में खड़ा था। तो चंदा ने बलात्कार के मामले में आरोपी से समझौता कर लिया है? 20,000 में सर। पहले तो बयान दे दिया आरोपी के खिलाफ, पर बाद में समझौता हो गया। कहती है सब ठीक है, उसकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ। गाड़े बोला। पुलिस के साथ क्या समझौता हुआ? गार्ड ने फौरन जेब से 500 के नोटों की गड्डियां निकालकर आगे बढ़ा और टेबल पर रख दी। ये समझौते की रकम सिर्फ आपके लिए सर। सिर्फ मेरे लिए? इंस्पेक्टर नाड़ा ने कुछ नर्म पड़ा इंस्पेक्टर नाड़ा कुछ नर्म पड़ा। गड्डी उठाकर टेबल की ड्रॉज में रख दी। यस सर। सस्ते में कर लिया समझौता तुमने। पार्टी कमजोर थी सर। बैठो। सब इंस्पेक्टर आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। तुम्हारे लिए 2 काम हैं सब इंस्पेक्टर गाड़े, नाड़ा बोला। हुक्म दीजिए। राजेश रतनवाल का नाम सुना? राजेश रतनवाल का नाम तो सुना होगा तुमने। मुंबई का मशहूर बिजनेसमैन? वही। सुबह 4 बजे थाने में फोन आया कि उनके घर से 30 करोड़ की ज्वेलरी और कैश कोई ले उड़ा। मैं खुद वहां पहुंचा इन्वेस्टिगेशन के लिए। रतनवाल का मामला जो ठहरा, पता चला कि एक ही बंदा घर में घुसा था, काले कपड़े पहने, वैसे ही नकाब डाल रखा था। वो रतनवाल की छोटी बहू के कमरे की खिड़की से भीतर आया, जो कि खुली हुई थी।
उसे मिसेस रतनवाल ने बंगले में तब देखा जब वो मुख्य दरवाजे से 30 करोड़ का सोना और नकदी लेकर फरार हो रहा था। मिसेस रतनवाल ने शोर डाला तो फौरन बंगले में फौरन जाग हो गई। बाहर सिक्योरिटी वाले भी सावधान हो गए। वो पकड़ा गया? गार्डे कह उठा। वो किसी को नहीं दिखा और फरार हो जाने में सफल हो गया। बाहर सिक्योरिटी वालों ने भी उसे नहीं देखा? नहीं। ये कैसे हो सकता है? रोशन गार्डे हैरानी से बोला। यही हुआ, परंतु मेरा सोचना है कि मिसेस रतनवाल के द्वारा देखे जाने पर वो सदर दरवाजे से बाहर निकलकर भाग तो गया, परंतु वो वापस बंगले में आ गया। तभी तो सिक्योरिटी उसे देख नहीं पाई। वो भीतर कैसे आ गया? मिस्टर रतनवाल की छोटी बहू के कमरे की खुली खिड़की से। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? रतनवाल का छोटा बेटा भी तो कमरे में होगा। उसकी पत्नी की छोटा बेटा 2 दिन पहले ही सिंगापुर गया है। कमरे में रतनवाल की छोटी बहू अकेली थी, परंतु वो कहती है कि वो तो रोज ही खिड़की खोलकर सोती है। वहां से कोई भीतर नहीं आया। जबकि मेरा ख्याल है कि इस मामले में छोटी बहू की टांग भी फंसी है। चोरी करने वाले को रास्ता दिखाने वाली छोटी बहू ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं? गार्डे बोला। छोटी बहू के रंग ढंग मुझे शक से भरे लगते हैं। कमरे की खिड़की खुली रहना, मिसेस रत्नवाल के चोर को देखते ही चिल्लाने पर मुख्य दरवाजे से चोर का निकलकर गायब हो जाना, सिक्योरिटी वाले भी उसे नहीं देख सके और चोर के जाने का एक ही रास्ता था, छोटी बहू के कमरे की खिड़की खुला होना। वो आया भी वहीं से और दोबारा गायब भी उसी खिड़की से हुआ, ऐसा मेरा मन कहता है। आपने छोटी बहू के कमरे की तलाशी ली? सीधे सीधे तो उसके कमरे की तलाशी नहीं ले सकता था। ऐसे में मैंने बाकी पुलिस वालों के साथ पूरे बंगले की तलाशी ली, जिसमें छोटी बहू का कमरा भी था। तब सुबह के 8 बज रहे थे और उस चोर को माल सहित भागने का भरपूर वक्त मिल गया होगा। आपका मतलब कि छोटी बहू ने भगा दिया? मैं ऐसा ही सोचता हूँ। घर में चोरी हुई और छोटी बहू 6:30 बजे पार्क में जॉगिंग के लिए चली गई। वो रोज ही कार पर पार्क में जाती है। हो सकता है चोर और 30 करोड़ का माल कार में हो और इस तरह चोर वहां से बाहर निकल गया हो। मेरे शक के दायरे में छोटी बहू ही आ रही है। आगे की इन्वेस्टिगेशन तुमने करनी है। छोटी बहू का कोई ऐसा आशिक ढूंढो जो ये काम कर सकता हो। इस चोरी में घर का कोई बंदा अवश्य शामिल है, जैसे कि छोटी बहू या फिर कोई और। समझ गया सर। छोटी बहू को हर वक्त नजर में रखो। इस काम में जितने पुलिस वाले चाहिए ले लो। ये रतनवाल का मामला है और कमिश्नर साहब का भी फोन आ चुका है कि इस मामले को जल्दी निपटाऊं। रोशन गार्डे ने सिर हिलाया। अब दूसरा मामला सुनो। जी, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जंगलों के पुराने खंडरों में अरबों की दौलत मिली है। एक्सपर्ट्स ने उनकी कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा लगाई है। वो 1500 ईस्वी की दौलत मानी जा रही है। अब सरकार उस दौलत को सरकारी खजाने में भेजने का इंतजाम कर रही है। ये काम हफ्ते 10 दिन में होगा। चूंकि वो जंगल हमारे थाने के अंडर पड़ता है, इसलिए हमें खजाने को तगड़ी सुरक्षा देकर उसे सरकारी खजाने तक पहुंचाना है। इस काम के लिए तो आप ही काफी हैं सर, परंतु साथ में मुझे तुम जैसा समझदार इंसान की भी जरूरत है। वैसे हमारे पुलिस वाले जंगल में 2000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की दौलत को सुरक्षा दे रहे हैं। कमिश्नर साहब ने इसके लिए हेडक्वार्टर से और भी पुलिस भेजी है। पिछले 10 दिन से मैं लगातार वहीं पर था। जब भी उस दौलत को सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए ले जाया जाएगा, तब तुम मेरे साथ रहोगे। यस सर। मुखबिर से एक खबर मिली है आज सुबह। क्या? विनय बरूटा नाम का आदमी खंडरों से मिली दौलत पर हाथ डालने का इरादा बनाए हुए है। विनय बरूटा कौन है? डकैती करना इसका काम है। लेकिन डकैती मास्टर तो देवराज चौहान है। विनय बरूटा का तो नाम भी नहीं सुना मैंने। विनय बरूटा भी डकैतियां डालता है। 1-2 बार नाम सुना है मैंने। रोशन गाड़े के चेहरे पर अजीब भाव दिखने लगे। वो बोला, 2000 करोड़ से ज्यादा की दौलत है सर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो और भी ज्यादा हो सकती है। अभी उसका मूल्य नहीं आंका गया। इंस्पेक्टर नाडा बोला। इतनी बड़ी दौलत पर तो हर कोई डकैती डालना चाहेगा। हमने दौलत को तगड़ी सुरक्षा देनी है। क्या पता विनय बरूटा आजकल में ही वहां दौलत लूटने आ जाए। बुरी मौत मरेगा। वहां पुलिस के 150 जवान तैनात हैं। इंस्पेक्टर नाडा ने कहा। ये तो बहुत बड़ी दौलत है सर। हाँ, मुझे नहीं पता था कि उन वीरान खंडरों में इतनी बड़ी दौलत दबी है। गार्डे ने गहरी सांस ली।
पता होता तो तुम क्या करते? नाडा ने उसे घूरा। सारी मैं ही ले उड़ता। गाड़े, इंस्पेक्टर नाडा ने कठोर स्वर में कहा, इस वर्दी का ध्यान रखो जो तुमने पहन रखी है। ये कपड़े की वर्दी नहीं है, जज्बे की वर्दी है। ये ठीक है कि पुलिस का महकमा ही हमें ऐसा ये ठीक है कि पुलिस का महकमा ही ऐसा है कि थोड़ी बहुत हेरा फेरी चलानी पड़ती है। पचासों तरह के खर्च हमें निकालने पड़ते हैं, लेकिन है तो हम कानून के रखवाले। छोटी बेईमानी चल जाएगी, लेकिन बड़ी नहीं चलेगी। फर्ज की तरफ ध्यान दो। सरकार परिवार का खर्च चलाने के लिए तुम्हें तनख्वाह देती है। आप ठीक कह रहे हैं सर। वो दौलत सरकार की है। विनय बरूटा अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश में है तो सफल नहीं होगा, मरेगा। हमारे इतने जवान हैं वहां पर, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खंडरों में फैले जवान इस वक्त सब मेरे अंडर हैं। मुझे वहां पहुंचना है। तुम रतनवाल का मामला देखो। छोटी बहू को खास नजर में रखना। जल्दी से काम निपटाकर मेरे पास खंडरों की दौलत पर ड्यूटी संभाल लो। ठीक है सर। उठो और रतनवाल के मामले पर लग जाओ। मैं अभी छोटी बहू पर नजर रखवाने का इंतजाम करता हूँ और पूछताछ के लिए खुद वहां जाता। समझदारी से। ये रतनवाल का मामला है। मैं समझता हूँ सर। रोशन गाड़े कहकर उठा और सैल्यूट मारकर बाहर निकल गया। उसके बाद रोशन गाड़े 1.5 घंटा पुलिस स्टेशन में ही रहा। रत्नवाल की छोटी बहू की निगरानी के लिए 4 पुलिस वाले वहां से भेज दिए गए। खुद भी 3 पुलिस वालों को लेकर पुलिस कार में रत्नवाल की तरफ रवाना हो गया। कुछ आगे जाकर गाड़े ने धार मारने का बहाना किया और पुलिस गाड़ी रुकवाकर एक पेड़ के पीछे जा खड़ा हुआ और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। बात भी हो गई। हेलो। उधर से आवाज कानों में आई। बंसी, गाड़े ने धीमे स्वर में कहा। मैं रोशन गाड़े। ओह, इंस्पेक्टर साहब। काम है तेरे से। करेगा तो नोट मिलेंगे। काम बोलो साहब। डकैती मास्टर देवराज चौहान का पता कर कि वो कहाँ मिलता है। गाड़े बोला। क्या अजीब बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब। देवराज चौहान किसी को नहीं मिलने वाला। सारी पुलिस उसे ढूंढ। बंसीलाल, मेरी बात सुन। वो मुंबई में ही कहीं टिका रहता है। मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे फोन पर ही मेरी बात करा दे तो 1 लाख रुपया दूंगा। रोशन गाड़े ने कहा। यह काम मेरे बस का नहीं है, उधर से बंसी ने कहा। सोच ले, कल को तेरे को काम पड़ा तो मैं भी ऐसा ही कहूंगा। कोशिश कर लेता हूं, पर लगता नहीं है कि ये काम हो सकेगा। मुझे पता है तू कोशिश करेगा तो ये काम जरूर हो जाएगा। कहकर गाड़े पेड़ के पीछे से निकला और पुलिस कार की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर उलझनों का जाल स्पष्ट दिख रहा था। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं रोकते हैं। जैसा मैंने कहा, कहानी अच्छी होने वाली है। इसमें सही डकैती जो है वो होगी। देवराज चौहान दिखाएगा अपना कमाल। खैर, डकैती से पहले ही डकैती हो गई, वहां 30 करोड़ की डकैती हो गई किसी के घर में। ये जो सब इंस्पेक्टर है रोशन गाड़े, आपने इसकी एंटरप्राइजिंग देखी। यानी एक आदमी से मिला, उसे कहा कि गाड़ी के शीशे तोड़ो। दूसरे से मिला, उसे कहा कि तुम कत्ल करो। तीसरे की और कत्ल की सुपारियां लेकर। ये बहुत खराब किस्म का मिडल मैन टाइप आदमी है ये। मुझे लग रहा है यही करेगा जो कुछ ना कुछ काम। वो बड़ा इंस्पेक्टर तो वर्दी वाला, वो वर्दी की धौंस दिखा रहा है। खैर, तो ठीक है। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बाकी की कहानी हम इसके आने वाले भागों में सुनते हैं। तब तक अपने दोस्त विक्रम को और इस चैनल कहानी वार्ता को अपना प्यार बरसाते रहिए। सुख खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। वंदे मातरम।